नमस्कार प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आदिवासी आंदोलन के अग्रणी नेता बिरसा मुंडा कौन थे और क्यों वो दिक्कुओं के विरुद्ध थे। दिक्कू मतलब फॉरेनर्स। आपको याद करवा दूं कि 1930 के दशक में वेरियर एल्विन, जो मध्य भारत में रहने वाले बैगा आदिवासियों के इलाके में आए थे, उन्होंने जो जनजातीय लोगों ने लोकगीत, जो उनकी लोक संस्कृति, उनके रिवाजों का हिस्सा बन चुके थे, उनका अध्ययन किया। तो उसमें उन्होंने ये देखा कि लोग अंग्रेज़ों की व्यवस्था से, अंग्रेज़ों के शासन से कितने दुखी थे। वो इस गीत से झलकती है। इस गीत की पंक्तियाँ इस प्रकार से थीं: अंग्रेज़ों के इस देश में जीना कितना है मुश्किल, जीना कितना है मुश्किल। जमींदार बैठा है गांव में, दरवाजे में कोतवार, बगीचों में पटवारी, खेतों में सरकार। अंग्रेज़ों के इस देश में जीना कितना है मुश्किल। पशु कर अदा करने के लिए बेचते हैं गाय, तो भैंस बेचते हैं जंगल कर के लिए। बैलों को बेचकर अदा करते हैं लगान, भोजन पाएं कहाँ से अंग्रेज़ों के देश में, अंग्रेज़ों के देश में। वो तो था बैगा जनजाति के लोगों का एक गीत। अब जो मुंडा आदिवासी थे, उनके कष्ट उनके लोकगीतों से झलकते हैं। लहू लुहान मेरे कंधे, हाय कोहलू के बैल की तरह मैं, लहू लुहान मेरे कंधे। जमींदार के दूत दिन और रात करते हैं मुझे परेशान, बड़बड़ाता हूँ मैं यही दिन और रात। हाय यही है मेरी हालत, नहीं है मेरा कोई ठिकाना, नहीं है मेरी कोई खुशियाँ। और ये के.एस. सिंह जी ने लिखी हैं। मतलब उन्होंने बिरसा मुंडा एंड हिज मूवमेंट का जो वर्णन किया है, उसमें पृष्ठ नंबर 12 पे के.एस. सिंह जी ने इसका वर्णन किया है। और ये उस वक्त आदिवासियों ने इसको लिखा था और इसको गुनगुनाते थे, और इसमें उनके कष्ट झलकते हैं। अब इतने सारे कष्ट और इतने सारे दुख झेलने के बाद व्यक्ति क्या करेगा? आंदोलन। और बिरसा मुंडा इसी तरह के एक आंदोलनकारी हुए, जिन्होंने अपने जनजातियों को दिक्कुओं से आज़ाद करवाने के लिए बहुत कार्य किया। तो बच्चों, हम यहाँ जानेंगे उनका जन्म 1870 के दशक के मध्य में हुए। उनके पिता गरीब थे। बिरसा का बचपन भेड़ बकरियां चराते, बांसुरी बजाते और स्थानीय अखाड़ों में नाचते गाते बीता। उनकी परवरिश मुख्य रूप से बोहोंडा के आसपास के जंगलों में हुई। गरीबी से लाचार बिरसा के पिता को काम की तलाश में जगह जगह भटकना पड़ता था। लड़कपन में ही बिरसा ने अतीत में हुए मुंडा विद्रोहों की कहानियां सुनी थी। मुंडा जनजाति की बात हो रही है। ये उनका नाम बिरसा था, परंतु वो मुंडा जनजाति से संबंधित थे, इसलिए उन्हें बिरसा मुंडा कहा गया। उन्होंने कई बार समुदाय के सरदारों को विद्रोह का आह्वान करते देखा। बिरसा के समुदाय के लोग ऐसे स्वर्ण युग की बात करते थे जब मुंडा लोग दिक्कुओं के उत्पीड़न से पूरी तरह आज़ाद थे। आपके पाठ का नाम क्या है? आदिवासी, दिक्कू और स्वर्ण युग की कल्पना। ये ऐसे स्वर्ण युग की कल्पना करते थे जो दिक्कुओं से, मतलब बाहरी जो शोषण करता थे, उनसे आज़ाद थे। सरदारों का कहना था कि एक बार फिर उनके समुदाय के परंपरागत अधिकार बहाल हो जाएंगे। वे खुद को इलाके के मूल निवासियों का वंशज मानते थे और अपनी ज़मीन की लड़ाई, मतलब मुल्क की लड़ाई लड़ रहे थे। वे लोगों को याद दिलाते थे कि उन्हें अपना साम्राज्य वापस लाना है। अब बिरसा भी पढ़े लिखे थे। उनकी जो एजुकेशन थी वो मिशनरियों के स्कूल में हुई थी। वहाँ मिशनरियों ने स्कूल भी खोले थे। वहाँ भी उन्होंने यही सुना कि मुंडा समुदाय स्वर्ग का साम्राज्य हासिल कर सकता है और अपने खोए हुए अधिकार वापस पा सकता है, अगर वे अच्छे ईसाई बन जाएं और अपनी खराब आदतें छोड़ दें। मतलब अंग्रेज़ अपने मिशनरी स्कूलों के माध्यम से उनके दिमाग में ये डाल रहे थे कि आपकी आदतें खराब हैं, आप जंगलों में रहते हैं। मतलब उन्हें गलत किस्म की एजुकेशन दे रहे थे। बाद में बिरसा ने एक जाने माने वैष्णव धर्म प्रचारक के साथ कुछ समय बिताया। उन्होंने जनेऊ धारण किया और शुद्धता व दया पर जोर देने लगे। मतलब अब वो थोड़े सही रास्ते पे आ गए, क्योंकि जो एजुकेशन उन्हें बचपन में दी जा रही थी वो उन्हें उनकी संस्कृति के विरुद्ध भड़का रही थी। परंतु जब वो वैष्णव धर्म के प्रचारक के संपर्क में आए तो उन्हें पता चला कि हमारी संस्कृति कितनी समृद्ध और वैभवशाली है। अपनी किशोरावस्था में बिरसा जिन विचारों के संपर्क में आए
उनसे वह गहरे तौर पर प्रभावित थे। बिरसा का आंदोलन आदिवासी समाज को सुधारने का आंदोलन था। उन्होंने मुंडाओं से आह्वान किया कि वे शराब पीना छोड़ दें, गांव को साफ रखें, डायन व जादू टोने में विश्वास ना रखें। इस बात को समझिए, उस वक्त उन्होंने ना केवल उनको दिकुओं के विरुद्ध लोगों को जागरूक किया, बल्कि उन्हें अच्छी आदतों की ओर भी प्रेरित किया। शराब पीना छोड़ने के लिए कहा, गांव को साफ रखने के लिए कहा और अंधविश्वासों से दूर रहने के लिए कहा। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि बिरसा ने मिशनरियों और हिंदू जमींदारों का भी लगातार विरोध किया, क्योंकि ये जमींदार वही बिचौलिए थे जो जनजातियों का शोषण कर रहे थे। वह उन्हें बाहर का मानते थे जो मुंडा जीवन शैली को नष्ट कर रहे थे। 1895 में बिरसा ने अपने अनुयायियों के आह्वान किया कि वे अपने गौरवपूर्ण अतीत को पुनर्जीवित करने का संकल्प लें। वह अतीत के एक ऐसे स्वर्ण युग सतयुग की चर्चा करते थे जब मुंडा लोग अच्छा जीवन व्यतीत करते थे, तटबंध बनाते थे, कुदरती झरनों को नियंत्रित करते थे, पेड़ और बाग लगाते थे, पेट पालने के लिए खेती करते थे, ईमानदारी से जीते थे। उस काल्पनिक युग में मुंडा अपने बिरादरों और रिश्तेदारों का खून नहीं बहाते थे। बिरसा चाहते थे लोग एक बार फिर से अपनी जमीन पर खेती करें, एक जगह टिक कर रहें और खेतों में काम करें। मतलब बड़े ही उच्च विचार थे उनके। अब ये आंदोलन अंग्रेजों को तो पसंद नहीं आना था। अंग्रेजों को बिरसा आंदोलन के राजनीतिक उद्देश्यों से बहुत ज्यादा परेशानी थी। यह आंदोलन मिशनरियों, महाजनों, भूस्वामियों और सरकार को बाहर निकालकर बिरसा के नेतृत्व में मुंडा राज स्थापित करना चाहता था। जो बिचौलिए थे, जो महाजन थे, जो पैसे कमा रहे थे, उनको भी इस आंदोलन से दिक्कत थी। यह आंदोलन इन्हीं ताकतों को मुंडाओं की सारी समस्याओं व कष्टों का स्रोत मानता था। अंग्रेजों की भूनीतियां उनकी परंपरागत भूमि व्यवस्था को नष्ट कर रही थी। भूनीतियां मतलब जमीन से जुड़ी हुई जो नीतियां थी, जो वनों से जुड़ी हुई नीतियां थी, जमीनों से जुड़ी हुई नीतियां थी, उनसे उनका जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो रहा था। जब आंदोलन फैलने लगा तो अंग्रेजों ने सख्त कार्रवाई का फैसला किया। उन्होंने 1895 में बिरसा को गिरफ्तार कर लिया और दंगे फसाद के आरोप में 2 साल की सजा सुना दी, जैसा कि अंग्रेज करते थे। उन्होंने हर क्रांतिकारी के साथ लगभग ऐसा ही किया। 1897 में जेल से लौटने के बाद बिरसा समर्थन जुटाते हुए गांव-गांव घूमने लगे। उन्होंने लोगों को उकसाने के लिए परंपरागत प्रतीकों, मतलब जो उनके परंपरागत तरीके थे, और भाषा का इस्तेमाल किया। वे आह्वान कर रहे थे कि उनके नेतृत्व में साम्राज्य की स्थापना के लिए रावण किसको बोल रहे हैं, दिक्कू और यूरोपीय को तबाह कर दें। बिरसा के अनुयायी दिक्कू और यूरोपीय सत्ता के प्रतीकों को निशाना बनाने लगे। इनका जो आंदोलन था वो क्रांतिकारी आंदोलन था। उन्होंने थाने और चर्चों पर हमले किए और महाजनों व जमींदारों की संपत्तियों पर धावा बोल दिया। सफेद झंडा बिरसा राज का प्रतीक था। बिरसा राज का प्रतीक क्या था? सफेद झंडा। सन 1900 में बिरसा की हैजे से मौत हो गई और आंदोलन ठंडा पड़ गया। यह आंदोलन 2 मायनों में महत्वपूर्ण था। ध्यान दीजिएगा कि बिरसा का आंदोलन महत्वपूर्ण क्यों था। इसने उपनिवेशिक सरकार को ऐसे कानून बनाने के लिए मजबूर किया जिनके जरिए दिक्कू लोग आदिवासियों की जमीन पर आसानी से कब्जा ना कर सके। मतलब ये फायदा हुआ कि जो यूरोपीय लोग थे या बाहरी लोग थे वो आदिवासियों की जमीनों पर आसानी से कब्जा ना कर सकें, ऐसे कानून बने। फिर दूसरा, इसने एक बार फिर जता दिया कि अन्याय का विरोध करने और उपनिवेशिक शासन के विरुद्ध अपने गुस्से को अभिव्यक्त करने में आदिवासी सक्षम हैं। आदिवासी जरूर भोले भाले थे, जंगलों में रहते थे, परंतु अगर उनका शोषण होगा तो वो भी अपने गुस्से को अभिव्यक्त करने की क्षमता रखते हैं। इस आंदोलन ने यह बता दिया। उन्होंने अपने खास अंदाज में, अपनी खास रस्मों और संघर्ष के प्रतीकों के जरिए इस काम को अंजाम दिया। तो बच्चों, ये था हमारा पाठ आदिवासी, दिक्कू और एक स्वर्ण युग की कल्पना। तो कार्यपत्र को हल करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।